1947 में आज़ादी के बाद से भारत को पाकिस्तान के साथ 4 बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ी हैं। हर बार टकराव की शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से हुई, कभी कश्मीर के बहाने, कभी राजनीतिक चालों के जरिए और कभी सीधे युद्ध की घोषणा करके। इन चारों जंगों में भारत ने न सिर्फ अपनी जमीन की हिफाजत की, बल्कि यह भी दिखा दिया कि किसी भी हालत में देश के हितों से समझौता नहीं किया जा सकता। ये युद्ध सिर्फ सैनिक मोर्चों पर नहीं लड़े गए, ये टकराव थे राजनीति, कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे इतिहास के उन 4 अहम घटनाओं की ओर जब भारत ने अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हथियार उठाए। जब इंडिया और पाकिस्तान 1947 में आजाद हुए तो दोनों देशों का बंटवारा एक आसान प्रोसेस नहीं था। पार्टीशन सिर्फ एक लाइन खींचने का नाम नहीं था, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट की जबरदस्ती टुकड़े किए जाने की एक पहल थी। कुछ ही महीनों में 1.5 करोड़ लोग बेघर हुए, करीब 10 लाख लोग मारे गए, पूरे के पूरे गांव खत्म हो गए, लाखों परिवार बट गए और इसी उथल पुथल में 2 नए मुल्क बने। लेकिन रेडक्लिफ लाइन पर स्याही सूखने से पहले ही भारत और पाकिस्तान पहली जंग में उतर चुके थे। आगामी 50 सालों में ये दोनों देश 4 बड़ी जंग लड़ेंगे: 1947, 1965, 1971 और 1999। विभाजन के बाद प्रिंसली स्टेट्स को 3 विकल्प दिए गए: 1 भारत में मिल जाएं, 2 पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या 3 आजाद रहें। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने कोई चुनाव नहीं किया, वो हिचकिचाए। उनका सपना एक स्वतंत्र राज्य का था, लेकिन दोनों देशों की नजर कश्मीर पर थी। ये एक मुस्लिम बहुल्य राज्य था जिस पर हिंदू राजा शासन किया करता था। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत अपना कदम बढ़ाया। अपनी नई बनी सेना के साथ उसने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के पश्तून कबीलाई लड़ाकों को कश्मीर भेजा। ये वर्दीधारी सैनिक नहीं, बल्कि हथियारबंद कबीलाई थे जिन्होंने गांवों में कहर बरपाया और मौत और तबाही की रेखा पीछे छोड़ी। अपनी जान और सिंहासन के डर से महाराजा जम्मू भाग गए और 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। अगली सुबह भारतीय सेना एयरलिफ्ट करके श्रीनगर पहुंच गए। कैप्टन रणजीत राय और उनकी सिख रेजिमेंट सबसे पहले उतरी। उनका मिशन किसी भी कीमत पर एयरपोर्ट को सुरक्षित रखना। उन्होंने यह कर दिखाया और फिर भारतीय सेना की और भी टुकड़ियां कश्मीर भेजी गईं। कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियों, घाटियों और नदियों में लड़ाई 1 साल से भी ज्यादा चली, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह युद्ध कभी घोषित नहीं हुआ। इसे पुलिस एक्शन और डिफेंसिव ऑपरेशन कहा गया। असल में यह भारत और पाकिस्तान के बीच पहली जंग थी। इसी बीच प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन के दबाव में जनवरी 1948 में मामला यूनाइटेड नेशंस में उठाया। यूएन ने रेजोल्यूशन 47 पास किया, जिसमें सीज फायर और प्लेबिसाइट अर्थात कश्मीर के लोगों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए वोट देने का अधिकार की बात कही गई, लेकिन एक शर्त पर। यह तभी हो सकता था जब पाकिस्तान कश्मीर से अपनी सेना हटा ले। पाकिस्तानी सेना कभी कश्मीर से वापस नहीं गई। 1 जनवरी 1949 को सीज फायर हो गया। अब नक्शा बंट चुका था। भारत के पास कश्मीर वैली, जम्मू और लद्दाख था, वहीं पाकिस्तान के पास आजाद कश्मीर और गिलगिट बाल्तिस्तान। जो एक अस्थायी युद्ध विराम रेखा थी, वही आगे चलकर लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई और कश्मीर एक जमे हुए विवाद में तब्दील हो गया। अभी पहले कश्मीर युद्ध की धूल बैठी भी नहीं थी कि कुछ ही सालों में भारत और पाकिस्तान फिर से जंग के मैदान में थे। इस बार लड़ाई कश्मीर के पहाड़ों में नहीं, बल्कि शैडो वॉर से शुरू हुई। साल 1965 पाकिस्तान की कमान फील्ड मार्शल आयूब खान के हाथों में थी, जिन्हें लगता था कि 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारत कमजोर पड़ गया है। पाकिस्तान की नजरों में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने नेहरू के निधन के बाद कमान संभाली थी, एक नरम और अनिश्चित नेता लगते थे। पाकिस्तान को मौका दिखा। अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। जम्मू कश्मीर में हजारों ट्रेंड गुरिल्लाओं को घुसाने का एक गुप्त योजना। उनका मकसद कश्मीरी मुसलमानों को भड़काना, भारतीय प्रशासन को ध्वस्त करना और भारत को बातचीत के लिए मजबूर करना। लेकिन यह योजना बुरी तरह से फ्लॉप हो रही। कश्मीरियों ने बगावत नहीं की। भारतीय सेना ने कई घुसपैठियों को जिंदा पकड़ लिया, जिससे पाकिस्तान की साजिश खुलकर सामने आ गई। भारत ने जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि टैंक्स से दिया। जो सीक्रेट ऑपरेशन के तरह शुरू हुआ था, वो अब पूरी तरह से ओपन वॉर में बदल गया। 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने जम्मू के चंब जौरियन सेक्टर में बड़ा आर्मर्ड अटैक किया।
लेकिन कुछ ही दिनों बाद भारत ने जवाबी हमला करते हुए लाहौर के पास इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर लिया। 1947 के बाद पहली बार जंग सिर्फ कश्मीर में नहीं बल्कि पंजाब की धरती पर लड़ी जा रही थी। अगले 17 दिनों तक भीषण लड़ाई हुई। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की सबसे बड़ी टैंक लड़ाई थी। खेमकरन में हुई इस जंग में भारत की 4th आर्मर्ड रेजिमेंट ने पाकिस्तानी टैंकों को रोक दिया। 100 से ज्यादा पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स ध्वस्त हुए, जिसे बैटल ऑफ फसल उत्तर के नाम से जाना गया। आसमान में इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी वायुसेना के बीच जबरदस्त डॉग फाइट्स हुए। दोनों पक्षों ने अपनी जीत का दावा किया, लेकिन जमीन पर भारत ऊपर था। इंडियन आर्मी ने हाजी पीर पास पर कब्जा कर लिया, जो कश्मीर में घुसपैठ का एक अहम रास्ता था। इसके साथ साथ सियालकोट सेक्टर में भी बड़ी कामयाबी हासिल की गई। पाकिस्तान का कैलकुलेशन पूरी तरह गलत साबित हुआ, लेकिन जैसे जैसे मौतों का आंकड़ा बढ़ा, दुनिया की नजर इस जंग पर पड़ी। अमेरिका और सोवियत संघ ने संयुक्त रूप से दोनों देशों पर दबाव डाला। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने तुरंत सीज फायर की मांग की। 22 सितंबर 1965 को जंग खत्म हुई। अगले साल दोनों नेता सोवियत मीडिएशन के दौरान उज्बेकिस्तान के ताशकंद में मिले। वहां जनवरी 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें दोनों देशों ने युद्ध पूर्व सीमाओं पर लौटने का वादा किया। लेकिन इतिहास ने एक क्रूर मोड़ लिया। समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री शास्त्री का अचानक निधन हो गया। आधिकारिक कारण हार्ट अटैक, लेकिन इसके टाइमिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। 1965 की जंग से भारत सैन्य और मनोबल दोनों मोर्चों पर मजबूत हुआ, लेकिन असली समस्या कश्मीर विवाद जस्त का तस रहा और कुछ ही सालों में एक और बड़ा तूफान आने वाला था, पश्चिम में नहीं बल्कि पूर्व में। 1971 में भारत और पाकिस्तान एक बार फिर जंग के मैदान में थे, लेकिन इस बार कश्मीर से इसका कोई लेना देना नहीं था। यह जंग थी भाषा, पहचान और राजनीतिक धोखे की, और इसके अंत तक दक्षिण एशिया का नक्शा ही बदल जाना था। 1947 में पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना था, लेकिन भौगोलिक तौर पर यह दो हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिमी हिस्सा और पूर्वी हिस्सा, जो 1600 किलोमीटर दूर ईस्ट बंगाल में था। ईस्ट पाकिस्तान के लोग बंगाली थे, अलग संस्कृति और अलग पहचान वाले, और वे खुद को सेकंड ग्रेड सिटीजन समझने से तंग आ चुके थे। उनके नेता शेख मुजीबुर रहमान ने अवामी लीग बनाई, जिसने ईस्ट पाकिस्तान को अधिक ऑटोनॉमी की मांग की। 1970 में पाकिस्तान ने पहला जनरल इलेक्शन कराया। अवामी लीग ने 160 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया, यानी पूरे पाकिस्तान की सरकार बनाने का अधिकार। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं राष्ट्रपति जनरल याह्या खान और जुल्फिकर अली भुट्टो ने सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया, और फिर शुरू हुआ एक नृशंस दमन। 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। बंगाली नेशनलिज्म को कुचलने का एक सुनियोजित हिंसा, जो सैन्य कार्रवाई के तौर पर शुरू हुआ था, वो जल्द ही जेनोसाइड में बदल गया। अगले कुछ महीनों में हजारों बेगुनाह मारे गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, गांव जलाए गए और लगभग 1 करोड़ रेफ्यूजीज भारत की सीमा में घुस आए। पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में स्थिति बिगड़ गई। भारत इस मानवीय त्रासदी को चुपचाप नहीं देख सकता था, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दृढ़ निश्चयी और राजनीतिक रूप से चतुर सिर्फ देख ही नहीं रही थी, वे तैयारी कर रही थी। भारत ने मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग और सपोर्ट देना शुरू किया। इसका लक्ष्य ईस्ट पाकिस्तान को आजाद कराना। लेकिन भारत ने खुलकर हस्तक्षेप करने से पहले ही पाकिस्तान ने पहला वार कर दिया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने पश्चिमी भारत के 11 एयरबेसेस पर हवाई हमले किए। इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन चंगेज खान, लेकिन यह बाजी उल्टी पड़ गई। उसी रात इंदिरा गांधी ने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि युद्ध छिड़ चुकी है और भारत बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़ा है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के हमले को नाकाम कर दिया। नौसेना ने कराची को नाकाबंदी करके ईंधन डिपो तबाह किए, लेकिन असली लड़ाई पूर्व में चल रही थी। भारतीय सेना ने जनरल सैम मैनेकशॉ और लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान पर 3 मोर्चों से हमला किया। सिर्फ 13 दिनों में इंडियन आर्मी और मुक्ति वाहिनी ने ढाका को घेर लिया। पाकिस्तानी सेना घिर गई, टूट गई और उनके 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने हार मान ली। 16 दिसंबर 1971 को वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पाकिस्तान के पूर्वी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने और एक नया देश पैदा हुआ,
बांग्लादेश। इंदिरा गांधी को पूरे देश ने सलाम किया। पहली बार भारत ने सिर्फ जंग ही नहीं जीती थी बल्कि सब कॉन्टिनेंट का नक्शा बदल दिया था। लेकिन भारत को भी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। 3000 भारतीय सैनिक लौटकर नहीं आए। लाखों बंगालियों के जख्म कभी न भरने वाले थे। 1972 में भारत ने शिमला समझौते के तहत पाकिस्तान को 13,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा जमीन लौटा दी, एक वादे के बदले। वो ये कि कश्मीर का मुद्दा द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाया जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि वह वादा कभी पूरा नहीं किया गया। 1990 के दशक तक गोलियों की आवाज शांत हो चुकी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 जंगें हो चुकी थी। दुनिया को उम्मीद थी कि दोनों देशों ने अब संघर्ष की कीमत समझ ली होगी। फरवरी 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति और कूटनीति की एक मिसाल कायम करते हुए वाघा बॉर्डर पार कर लाहौर तक की बस यात्रा की। लेकिन एक तरफ जहां भारतीय और पाकिस्तानी नेता हाथ मिला रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कारगिल की बर्फीली ऊंचाइयों में एक साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। उस सर्दी में जब भारतीय सेना हाई ऑल्टीट्यूड परंपरा के तहत अपना फॉरवर्ड पोस्ट खाली कर रही थी, पाकिस्तानी सैनिकों ने मिलिटेंट्स का भेष बनाकर लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ 130 से ज्यादा पोजीशंस पर कब्जा कर लिया। उनका मकसद साफ था, नेशनल हाईवे 1A को काटना, जो लद्दाख और सियाचिन की लाइफलाइन थी। कारगिल पर कंट्रोल का मतलब पूरे उत्तरी कश्मीर की सप्लाई चेन बंद कर देना। ये घुसपैठिए पाकिस्तानी आर्मी के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के एलीट सोल्जर्स थे। लेकिन आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान ने सबसे इनकार कर दिया और एक दिन उन्होंने भारतीय पेट्रोल्स पर घात लगाकर हमला कर दिया। भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन विजय। 30,000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों को दुनिया के सबसे दुर्गम इलाके में उतारा गया। लड़ाई 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई, जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है। टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। फिर भी भारतीय सैनिकों ने खड़ी चट्टानों की चढ़ाई की और गोलियों की बौछार के बीच एक एक चोटी वापस छीनी। हीरोज पैदा हुए। कैप्टन विक्रम बत्रा, जो .4875 को जीतते हुए शहीद हो गए। लेफ्टिनेंट अनुज नायर, राइफलमैन संजय कुमार, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, ये सब नाम देश की यादों में अमर हो गए। जैसे जैसे दुनिया ने देखा, दबाव बढ़ने लगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल आइसोलेशन की चेतावनी दी। नवाज शरीफ को वॉशिंगटन बुलाया गया और मजबूरन उन्हें वापसी का ऐलान किया। 26 जुलाई 1999 तक भारतीय सेना ने ज्यादातर इलाके वापस जीत लिए थे। लड़ाई खत्म हुई, लेकिन गहरे घाव छोड़ गई। पाकिस्तान ने कभी अपने मारे गए सैनिकों को स्वीकार नहीं किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। कईयों को बिना नाम के कब्रों में छोड़ा गया। भारत के लिए कारगिल एक नैतिक और सैन्य जीत थी, लेकिन यह एक चेतावनी भी थी कि शांति के दिनों में भी सतर्कता कायम रखनी थी। 1947, 1965, 1971 और 1999 4 जंग, हजारों जाने, 2 मुल्क और एक अविश्वास का चक्रव्यूह। ये जंग सिर्फ जमीन के लिए नहीं थी, ये अपने पहचान और गर्व का भी युद्ध था। 1947 का बंटवारा ऐसे जख्म छोड़ गया था जो आज तक नहीं भरे हैं।